दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनवियास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबने अभी तक इसको तैयार कर ही लिया होगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इंटरनल में भी बहुत बार आया, हर बार ये देखा जाता है। इनका नाम मैं वैसे बोल नहीं पाता हूँ, हॉफस्टेड नाम है इन सर का। हॉफस्टेड साहब ने डायमेंशंस बताए थे। क्या डायमेंशन बताए थे? इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा देश का कल्चर है इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग चलता है। इन्होंने 6 डायमेंशंस बताए थे। कितने डायमेंशंस बताए थे? 6 कल्चर के डायमेंशन बताए थे। इन्होंने कहा था हॉफस्टेड साहब ने कि इनके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा हमारा कल्चर है, सोसाइटी है, इन डायमेंशन से हम चेक कर सकते हैं कि ये देश किस तरीके से बिहेव करेगा और उसको हम बिजनेस में हेल्प लेके, अपने इंटरनेशनल बिजनेस में हेल्प लेके ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो पहला इन्होंने पावर डिस्टेंस इंडेक्स बताया था। पावर डिस्टेंस इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसमें पावरफुल मेंबर जो होते हैं वो कितने सारे हैं। पावर डिस्टेंस यानी कि एक सेंट्रलाइजेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है, क्या पटवारी के पास पावर है, ग्राम सेवक के पास पावर है, कि सारी पावर टॉप पे ही है। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स, ये extent of which less powerful members of the society accept and expect the power is distributed unequally। जैसे कि कितने जो लास्ट सोसाइटी का मेंबर है उसके पास कितनी पावर है वो देखा जाता है। तो हाई पावर इंडेक्स किसके अंदर मिलेगा? जो कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज होंगी। और लो पावर इंडेक्स कहाँ होगी? जहाँ मोनार्की होगी, जहाँ ऑटोनोमस होगी, जहाँ पर कम पार्टीज हैं, है ना। डेनमार्क स्वीडन के अंदर वहाँ पर जैसे इक्वल राइट्स मिल रहा है, वहाँ लो पावर इंडेक्स है, ठीक है। इक्वल राइट, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब लो पावर इंडेक्स का मतलब क्या है कि हर आखिरी व्यक्ति को फायदा मिल रहा है, और हाई पावर इंडेक्स का मतलब क्या है कि सेंट्रलाइजेशन है। ये अपन को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि कुछ लोगों के पास ही सेंट्रल पावर है, जैसे कि इंडिया के अंदर भी देखा जाता है कि इंडिया के जो 90% पैसा है वो 10% लोगों के पास है। लेकिन मनी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इंडिया में तो क्या डिसीजन लेना हो तो एक वाइटल प्रोसेस है, संविधान में चेंज करना हो एक वाइटल प्रोसेस है, यानी कि तो अपन क्या कलेक्टिविज्म देश में आते हैं। इंडिविजुअलिज्म यानी कि कुछ देश जो अपने फोकस पर्सनल अचीवमेंट के ऊपर करते हैं, लाइक यूएसए, यूके। और इंडिया, चाइना क्या है? कलेक्टिव। अब वैसे चाइना को भी आप कह सकते हो कि वो भी इंडिविजुअलिज्म है, क्योंकि एक ही पार्टी है। बोलने को वहाँ पर ऑन पेपर मोनार्की नहीं है, लेकिन मोनार्की है, हम सब जानते हैं। मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। अब मस्कुलिनिटी का मतलब वो है वो देश जहाँ पर पुरुष प्रधानता हो, और फेमिनिज्म का मतलब है वो देश जहाँ पर स्त्री प्रधानता हो। अभी अभी इंडिया कौन सा देश है सर? बीच में है, पुरुष भी है कहीं पर स्त्री भी है। पुराने ज़माने में पुरुष प्रधानता, अभी हमको 1-1.5 साल 2000 साल से हम पुरुष प्रधान समाज में जी रहे थे। अभी जो रिसेंट 100 ईयर से, अगर जब से आज़ाद हुआ है तब से हम फेमिनिज्म की ओर शिफ्ट हुए। लेकिन 2000 साल पहले से अगर हम विक्रमादित्य के समय की बात करें तब पुरुष प्रधानता नहीं थी, तब स्त्री प्रधानता थी। आप कोई भी हमारे देवी देवताओं के नाम देखिएगा तो पहले माता जी का नाम पहले आएगा, है ना। लक्ष्मी विष्णु करके गए, श्री गणेश, तो श्री पहले अपन ने लगा दिया, है ना। शिव गौरी शंकर, तो पहले गौरी आया फिर शंकर आया, है ना। तो इसी तरीके से सब जगह पहले अपने फेमिनिस्ट था, अब अपने यहाँ मॉडरेट लेवल पे चल रहा है। ये काफ़ी एक विवादास्पद है, लेकिन अभी अपने यहाँ बैलेंस सिचुएशन करने की कोशिश चल रही है। तो क्या कह रहा है? इमोशनल रोल्स बिटवीन जेंडर्स। तो मस्कुलिनिटी कहाँ पे है? जापान, जर्मनी। जर्मनी तो एक ऐसा देश रहा है जहाँ तक बहुत से सालों तक स्त्री को स्त्री नहीं माना जाता था, केवल एक एनिमल माना जाता था, ठीक है। फेमिनिज्म कल्चर रहा। फेमिनिज्म में जहाँ पर नॉर्वे में जैसे कि स्त्रियाँ पंथ प्रधान रहता है, जैसे अपने यहाँ मराठाओं के अंदर काफ़ी ये देखा जाता है कि स्त्री के नाम से पूरा वंश चल रहा होता है, ठीक है। तो सब जगह अपने अपने मेरिट और डीमेरिट होते हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स यानी रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी। ये कौन से देशों में ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा अमीर होंगे वो ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में लो कौन होगा? लो वो गरीब देश होंगे, लाइक सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया। गरीब का मतलब जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज में। और हाई अनसर्टेनिटी कौन ले सकता है? जो डेवलप्ड है, जैसे पोर्चुगल है, यूके है, यूएसए है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो 4 इंडेक्स मैंने आपको बता दिए, 2 और बच रहे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इंडिया, जापान, चाइना शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म देखते हैं, जबकि यूके, यूएसए वो शॉर्ट टर्म देखते हैं, ये याद रखना, है ना। इंडक्सलेंस और रेस्ट्रेंट। इंडक्सलेंस का मतलब पीपल ट्राई टू कंट्रोल देयर डिजायर, यानी कि अपनी इच्छाएं
सही से अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर आप प्रधानमंत्री के अच्छे कामों के लिए भी उसकी आलोचना कर सकते हो, है ना। तो वो इंडेक्स लेंस में आते हैं, मतलब हमको स्वतंत्रता है बोलने की, अपनी इच्छाएं करने की, अपन जो काम कर सकते हैं वो काम करने की, शिक्षा प्राप्त करने की मौलिक अधिकार मिले। मैं अपना हाथ फ्रीली मूव कर सकता हूं जब तक वो किसी के नाक का हिस्सा न बने। इंडक्शन और रिस्ट्रेंट में जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी नहीं, लाइक नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, है ना, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि आप वही बोलोगे, आप वही करोगे जो गवर्नमेंट आपसे कराना चाहेगी। इनको ध्यान में रख के अब जब अपन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जाते हैं तो HR की जो प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ के लॉज हैं, वहाँ की मार्केटिंग है, वहाँ की कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, क्योंकि फेमिनिस्ट कंट्री होगी तो लीडरशिप फेमिनिस्ट के गर्ल को दोगे, है ना, और मैन के थ्रू होगा तो वहाँ भी मैन को मिलेगी। आई होप क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बार बार एग्जाम में आया, तो अच्छे से एक बार इसको देख लो। जय हिंद।